जय हिंद दोस्तों। कल की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास के अंतर्गत हमने क्या किया था कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 तक के सेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आर्टिकल 20, 21, 22 और इसके आगे के जितने फंडामेंटल राइट्स है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें भी मेरा फोकस उन एरियाज पर होगा जो कि जनरली आप लोग इग्नोर कर देते हो, जैसे कि आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल आपका जो 32 के अंतर्गत जो रिट याचिकाएं की बात की गई है, ठीक है, वो क्या कहती है। तो हम उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये निम्नलिखित में से कौन सा पावर है, कौन सा राइट है, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, 4 विकल्प दिया गया दोस्तों। पहला विकल्प क्या कह रहा है कि ये डीपीएसपी में शामिल है। ध्यान समझना, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात कर रहा है और उनके शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि ये डीपीएसपी में है। सेकंड कह रहा है कि ये फंडामेंटल राइट है। थर्ड कह रहा है कि ये आपका एक सांविधिक अधिकार है, स्टेचुरी राइट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ध्यान समझना, अब मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। देखो, शिक्षा के संदर्भ में या फिर बालकों के संदर्भ में जो अधिकार संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं वो 3 जगह पर दिए गए हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात करूँ तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 21 जो है, ठीक है, आर्टिकल 21 ये क्या कहता है पता है आप लोगों को? ये बहुत ही एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे होंगे उनके पास शिक्षा का अधिकार। ध्यान समझना, यहां पर जो अधिकार दिया गया है ना, ये अधिकार एक एक नागरिक को दिया गया है, एक बालक को दिया गया जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है। और अधिकार की पूर्ति कौन कर रहा है? तो राज्य सरकार कर रहा है कि राज्य का यह दायित्व है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यहां पर क्या करे, शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराए। ठीक है, तो आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है जो कि इस चीज की बात करता है। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो डीपीएसपी में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। आपने पढ़ा भी होगा आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, आई होप कि आपको आर्टिकल नंबर 45 पता होगा क्या है। आर्टिकल 45 ये कहता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ध्यान समझना, हमने आर्टिकल 21 में जो राइट देखा वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की बात हो रही थी, जबकि डीपीएसपी में जो बात होती है वो बात होती है 0 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की। यहां पर राज्य से ये उम्मीद की जाती है, ठीक है, डीपीएसपी क्या है, ये एक निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं बन पाया कि सरकार के पास उस समय उतना संसाधन नहीं था, तो इसको हमने डीपीएसपी की श्रेणी में रख दिया। डीपीएसपी आर्टिकल 45 से डिफाइन करता है कि 0 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की जो प्रारंभिक देखभाल है वो करना राज्य का एक दायित्व है। ये आर्टिकल 45 में मेंशन है। तो एज डिफरेंस को समझना, फंडामेंटल राइट 6 से 14 की बात करता है, डीपीएसपी 0 से 6 की बात करता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को देखोगे, मौलिक कर्तव्य को देखोगे, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके ऊपर एक कर्तव्य दिया गया है। कर्तव्य उनका ये है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे थे उनकी शिक्षा का अधिकार उनको उपलब्ध कराया जाए। तो ये तीनों डिफरेंस को समझना, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में, इन तीनों जगहों पर एजुकेशन को लेकर के, बच्चों को लेकर के क्या क्या बातें कही गई है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 राज्य का दायित्व है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए एजुकेशन का राइट उपलब्ध कराना। डीपीएसपी क्या है? राज्य सरकार से उम्मीद की जाती है, स्टेट से उम्मीद की जाती है कि आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या किया जाए, यहाँ पर उनकी प्रारंभिक देखभाल की जाए। और फंडामेंटल ड्यूटीज एक पेरेंट्स की ड्यूटी है, एक पेरेंट्स का कर्तव्य यहाँ पर यह है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर उपलब्ध कराई है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन करके यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का यहाँ पर यह है कि राज्य असर्शन रीजन का स्टेट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कथन दिया गया, उसका एक कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि राज्य जो है, जो स्टेट है, वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लाया गया था, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। यही आप लोगों का आर्टिकल नंबर 21 था, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो गया। अगला कारण यहाँ पर क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंतर्गत जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, वो ह्यूमन राइट के रूप में डेवलपमेंट के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। कि अगर किसी समाज में डेवलपमेंट करना है ना, तो वहां पर राइट टू एजुकेशन होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी कारण से, इसी कारण को ध्यान में रखते हुए जो असर्शन वाला यहाँ पर स्टेटमेंट था कि राज्य को ये यहाँ पर एक कर्तव्य दिया गया कि हर बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन यहाँ पर फ्री में अवेलेबल कराएं। तो जो यहाँ पर कारण है ना दोस्तों, कारण कथन को बहुत ही क्लियर तौर पर डिफाइन करता है।
तो कथन और कारण के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि कहीं पर कोई कथन गलत निकल जाए। अगर गलत नहीं निकल रहा है तब आपके लिए थोड़ा सरदर्द है। सरदर्द फिर ये है कि आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि रीजन जो यहाँ पर दिया गया है वो उसका सही प्रकार से एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है भाई, सही बात है कि ह्यूमन राइट के लिए राइट टू एजुकेशन अनिवार्य इसलिए है कि वो रहेगा तभी डेवलपमेंट का अधिकार किसी व्यक्ति को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कथन यहाँ पर सही था, तो दोनों की व्याख्या यहाँ पर होती है। तो इसको हम आंसर क्या मारेंगे कि कथन और कारण दोनों सत्य है और उसकी स्पष्टीकरण भी यहाँ पर सही प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के सारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल के सारे पॉइंट्स को बहुत डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप लोगों का कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध, ठीक है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आपको पता होगा यहाँ पर दो आर्टिकल आते हैं शोषण के विरुद्ध आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, एक आपका आता है आर्टिकल नंबर 23, एक आपका आता है आर्टिकल नंबर 24। तो 23 और 24 दोनों क्या है, एटलीस्ट ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल 23 इस बात को डिफाइन करता है कि किसी भी प्रकार का बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम मतलब क्या होगा, बॉन्डेड लेबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, बलात् श्रम एक मतलब किसी भी तरह से बंद रहेगा। ठीक है, उसके खिलाफ आर्टिकल नंबर 23 लेकर के आएगा। और बलात् श्रम के साथ ही साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो मानव दुर्व्यापार होता है, उसको भी आर्टिकल 23 के अंतर्गत ह्यूमन राइट का वायलेशन माना गया है। ठीक है, आर्टिकल 24 डिफाइन करता है ये बात कि किसी बच्चे के खिलाफ, ठीक है, किसी बच्चे को कारखाने में उसकी मर्जी के खिलाफ या किसी भी प्रकार से अगर वहां पर हम उसको काम करा रहे हैं तो बच्चे का शोषण होगा और उसके विरुद्ध आर्टिकल 24 के अंतर्गत यहाँ पर फंडामेंटल राइट उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये कारखाने में बच्चे के नियोजन का विरोध करता है। तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 23 के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम को यहाँ पर मना किया गया है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत बच्चों के अगेंस्ट जो शोषण होता है उसको कारखानों के अंतर्गत उसको यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अपराध के अभियुक्त को, ठीक है, स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है। देखो भाई, मैं बहुत क्लियर समझाता हूं यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या करता है ना, वो अनुच्छेद 20 ये डिफाइन करता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जो उसके खिलाफ या तो कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या तो उसके खिलाफ कोई ट्रायल पेंडिंग है, उसको आर्टिकल 20 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। ध्यान समझना, ये आर्टिकल 20 का अधिकार उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो अपराध कर दिया है या फिर उनके खिलाफ कोई ट्रायल पेंडिंग चल रही है कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल 20 ये तीन प्रावधान है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23। ठीक है, मतलब 20 और फिर 1, 2, 3 इसके तीन प्रोविजन यहाँ पर दिए गए। तीनों प्रोविजन का एक बार समझने का प्रयास करना। ठीक है, 20 का जो पहला पार्ट है, जो पहली बात को यहाँ पर बताता हूँ, ये कहता है कि किसी भी प्रकार का रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का लॉ सरकार लेकर के नहीं आ सकती। जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कानून कि सरकार ने आज उस कानून को बनाया और आज सरकार ये कह रही कि नहीं ये जो कानून है ये वर्ष 2020 से लागू होगा, ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। जो भी कानून, जैसे मानो आपने कोई अपराध किया, ना करो तो अच्छी बात है, लेकिन मानो अगर आपने कोई अपराध किया और अपराध आप जिस समय कर रहे हैं उस समय उस अपराध के लिए जो दंड विद्यमान है, किसी अपराधी को केवल वही दंड दिया जाएगा, ये बात यहां पर सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो कोई भी पूर्व पद प्रभाव का कानून नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, एक्स पोस्ट जो आपके लॉज होते हैं ना, वो यहां पर लेकर के नहीं आ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का कानून। और ये जो प्रोविजन दिया गया, ये दिया गया क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत। ठीक है, किसी भी आपराधिक मामले के अंतर्गत, किसी भी आपराधिक कानून के अंतर्गत सरकार रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का कानून यहां पर नहीं लगा सकती है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यहां पर मतलब पूर्व पद प्रभावी कानून यहां पर लेकर के सरकार नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये पहला प्रोविजन है। ये बात क्लियर हो गया। जैसे कि मैं आपको बहुत कुछ एग्जांपल देता हूं। मानो अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, ये केस बीच में बहुत न्यूज में भी आया था, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई गलत अपराध किया, ठीक है, और जिस समय वो अपराध किया है उस समय जो दंड विद्यमान होगा कानून के अंतर्गत वही दंड उसको दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सरकार कोई नया कानून ला करके नया दंड बना दे और फिर उस दंड के आधार पर उसको सजा दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला प्रोविजन तो यहां पर ये कहता है। आर्टिकल 20 का जो सेकंड प्रोविजन है वो क्या डिफाइन करता है, ये बात समझना। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि अच्छा, ये जो पूरा प्रोविजन, ये प्रोविजन उस केस में लागू होता है जब
जुडिशियल मेथड के द्वारा उसको कोई दंड दिया गया हो, ठीक है, कोई उसको न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दंड दिया गया हो, ठीक है। जनरली ये केस, ये सिनेरियो किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में लागू नहीं होता है, ठीक है, किसी विभागीय कार्रवाई में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक व्यक्ति को किसी एक दंड के लिए, किसी एक अपराध के लिए सजा दे दी गई है, तो उसको उसी सेम अपराध के लिए दोबारा से सजा नहीं दी जाएगी कोर्ट के अंतर्गत। ये बात आर्टिकल 20 का सेकंड प्रोविजन यहां पर कहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहां पर ये कहते हैं कि डबल जेपर्डी नहीं होगी, दोबारा उसको सेम अपराध के लिए दंड यहां पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 20 का जो थर्ड प्रोविजन होता है वो यहां पर क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि स्वयं अपने किए गए अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए इसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या कि आपसे जबरदस्ती ये नहीं बुलाया जा सकता है कि आपने अपराध किया हुआ है, ठीक है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने खिलाफ कोई भी कोर्ट में बयानबाजी नहीं करेगा, ठीक है। उसको यहां पर ये सुरक्षा दी गई आर्टिकल 20 के प्रोविजन नंबर 3 के अंतर्गत। लेकिन यहां पर भी कुछ अपवाद है भाई कि देखो, अगर अगर किसी केस की जांच पड़ताल के लिए आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट हो तो सिग्नेचर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको ब्लड टेस्ट कराने को कहा जाएगा तो ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको फिंगरप्रिंट मांगा तो आपको फिंगरप्रिंट देना ही पड़ेगा। यहां पर आपको इन सब चीजों में सुरक्षा नहीं दी गई, ठीक है। हर फंडामेंटल राइट के कुछ ना कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा यहां पर लगाए गए, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या है, फिर से समझना। आर्टिकल 20 वो आर्टिकल है जो कि ये बात सुनिश्चित करता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है अथवा उसका कोई भी केस कोर्ट के अंतर्गत पेंडिंग ट्रायल के अंतर्गत चल रहा है, तो उसको इस आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 अधिकार यहां पर दिए गए। पहला अधिकार क्या कहता है? पहला अधिकार बहुत सिंपल, वो इस बात को डिफाइन करता है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का, मतलब पूर्व पद प्रभावी कानून, एक्स पोस्ट ऑफिशो लॉ यहां पर लेकर के नहीं आया जाएगा, ठीक है। पहली बात इस बात को सुनिश्चित करता है। सेकंड कहता है कि डबल जेपर्डी नहीं होगी, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और थर्ड कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इनक्रिमिनेशन से यहाँ पर छूट दी गई है, मतलब स्वयं उसको अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 के 3 प्रोविजन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ये क्या हुआ? आर्टिकल 20 का थर्ड प्रोविजन हो गया, ठीक है। आर्टिकल 20 का क्या हो गया? थर्ड प्रोविजन हो गया। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल 20 के ये तीनों प्रोविजन पता होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में केवल आर्टिकल 20 नहीं दिया गया, आर्टिकल 20 का थर्ड प्रोविजन यहां पर दिया गया स्पेसिफिक तौर पर। तो 1, 2 और 3 ये तीनों क्या डिफाइन करता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आर्टिकल यहां पर दिया गया। अब देखो भाई, अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि कौन भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। तो आर्टिकल 20 के कितने हिस्से हमने डिस्कस किया? इसके 3 हिस्से, ठीक है। तीनों हिस्सा हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब पढ़ लो भाई। कह रहा है कि दोहरे दंड की धारा नहीं, डबल जेपर्डी यहां पर नहीं होगा, आर्टिकल 20 का सेकंड प्रोविजन। कायोत्तर विधि, वही रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का कोई कानून यहाँ पर लगाया नहीं जाएगा, सेकंड प्रोविजन यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? देखो भाई, यातना के विरुद्ध निषेध, ये आर्टिकल 20 में कहीं पर भी शामिल नहीं है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध यहाँ पर दिया गया, सेल्फ इनक्रिमिनेशन से छूट दी गई है आर्टिकल 20 के थर्ड प्रोविजन के अंतर्गत। तो ये बात तो यहाँ पर है। तो सी वाला जो विकल्प है वो आर्टिकल 20 में शामिल नहीं है। बहुत इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लो। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? देखो 2023 में पूछा गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आर्टिकल 20 केवल नहीं पता होना चाहिए कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण यहाँ पर किसी व्यक्ति को दिया गया, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 20 की जो तीनों अलग अलग प्रोविजन है, 21, 20 का सेकंड और 20 का थर्ड, ठीक है, ये तीनों बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को, ठीक है, बंदी, वो आपकी बंदी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है बंदी बनाए गए व्यक्ति के फंडामेंटल राइट की रक्षा किस आर्टिकल से प्रदत्त है, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको संरक्षण या फिर उसको जो फंडामेंटल राइट दिए गए वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए, ठीक है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है वो इस बात को कहता है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ फंडामेंटल राइट यहाँ पर उस व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। देखो गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जो डिटेंशन होता है सरकार प्रशासन के द्वारा वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का जिसको हम कहते हैं साधारण डिटेंशन, ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव मतलब निवारक निरोध कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव मतलब साधारण हो गया। साधारण का मतलब ये हो कि आपने कोई क्राइम कर दिया है तो पुलिस आपको ले आकर के बंद कर दे रही है, ठीक है, गिरफ्तार कर ले रही है, तो वो तो अपराध करने की बात की प्रक्रिया है। लेकिन जो प्रिवेंटिव होता है, जो निवारक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा यूनिक वो प्रावधान यहाँ पर किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो ये कहा गया कि अगर आप अपराध करने सोच रहे हो या फिर सरकार को ये लगता है कि आप भविष्य में अपराध कर सकते हो, तो सरकार आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पर कर सकती है, निवारक निरोध यहाँ पर कर सकती है आप लोगों का।
ठीक है। तो आर्टिकल 22 में दो प्रकार की गिरफ्तारी की बात है, ध्यान समझना। एक प्यूनिटिव है, एक साधारण गिरफ्तारी है, और एक है आपका निवारक गिरफ्तारी। ठीक है, तो दोनों गिरफ्तारियों के यहाँ पर कुछ कुछ प्रोविजन दिए गए, दोनों समझना क्या क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत क्लियर डिफाइन कर रहा है इस बात को। देखो भाई क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार क्या है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, यहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन की बात हो रही है, साधारण गिरफ्तारी की बात हो रही है, ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग देखते भी होंगे ना यार, अभी तो हमारे यहाँ पर नहीं होता, हॉलीवुड की अगर आप मूवी देखोगे, किसी भी आप इंग्लिश मूवी को देखोगे, उसमें क्या दिखाता है कि जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति को, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करती है, तो क्या बोलती है, सबसे पहले उसको ये बोलती है कि आपके पास राइट टू रिमेन साइलेंट का अधिकार दिया जाता है। अंग्रेजी में कुछ करते हैं ऐसा, उसमें बोलते हैं कि राइट टू रिमेन साइलेंट का आपको अधिकार दिया गया है, आपको आपको अपने पसंद के अटॉर्नी चुनने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ये विदेशों की मूवी में होता है, हमारे यहाँ पर रियल लाइफ में तो छोड़ो, हमारे यहाँ की जो सिंघम उंगम जैसी जो मूवी बनती है ना, उसमें भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कहीं पर। ठीक है, बट ठीक है, ये होना चाहिए, अच्छी बात है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि हम कुछ अधिकार देते हैं। अधिकार क्या देते हैं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको यथाशीघ्र, ठीक है, उसको अपने कारण, किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस बात के लिए उसको सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है, ये बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी कारण क्या बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ, ठीक है, उसको लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब किसी प्रकार की विधिक सहायता की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो उसको वहां पर दी जाएगी। और विधिक सहायता अगर उसको वो अपने में सक्षम नहीं है ले पाने का, तो उसको फ्री में भी सरकार की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या वो बताना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें बताएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये प्यूनिटिव डिटेंशन की बात थी, साधारण गिरफ्तारी के संदर्भ में ये 3 प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं आर्टिकल 22 के अंतर्गत। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 22 में ही आपका वो भी शामिल है, क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक गिरफ्तारी भी यहाँ पर शामिल होती है। उस संदर्भ में देखो क्या प्रोविजन, उस संदर्भ में प्रोविजन ये है कि 3 माह तक, ठीक है, 3 माह तक आप किसी व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बढ़ाना होगा तो बोल्ड पैनल बैठती है, पैनल सजेशन देती है कि हाँ भाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर वहां पर जाकर के उस संदर्भ में कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ध्यान समझना, 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, 1978 के अमेंडमेंट में इस 3 माह को हमने कर दिया 2 महीना। ठीक है, ध्यान समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, इस 3 महीने को हमने कर दिया 2 महीना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आज तक ये बात लागू नहीं हो पाई है। ठीक है, आज भी 3 महीने का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में कितने महीने तक गिरफ्तारी की जा सकती है बिना किसी पैनल के सजेशन के, तो वो 3 महीने तक ही आपका इसका आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन वही दिया गया यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष बंदीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया सकता है कितने समय के लिए, तो 3 महीने के लिए। ध्यान रखना, 1978 में अमेंडमेंट किया गया है, 2 महीना कर दिया गया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों का। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि सलाहकार बोर्ड बैठती है, सलाहकार बोर्ड बताती है कि हाँ भाई क्या करना चाहिए अब, तो वो चीजें वहां पर की जा सकती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, जो रिलीजियस यहाँ पर फ्रीडम के राइट की बात कर रहा है, कह रहा है कि उसके संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर दिए गए। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, ये कौन सा आपका है, ये आपका आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात यहाँ पर किया गया। ठीक है, इसमें धर्म का प्रचार करने का अधिकार होगा, सही बात है, आप धर्म का प्रचार करिए, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार दिया गया। देखो दरअसल जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये धार्मिक विश्वासों के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों के लिए भी अधिकार प्रोवाइड कराता है। तो सिखों में कृपाण धारण करना एक बहुत ही उनका एक अच्छा प्रैक्टिस है, उनका एक अधिकार है। ठीक है, तो कृपाण धारण करने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, कृपाण धारण करने का अधिकार, ये दोनों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का भी अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हो। अगर स्टेट समझती है कि इस संदर्भ में सोशल रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है तो किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा सबरीमाला केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बैठकर डिसाइड करा कि वहां पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट या कोर्ट इस बात को डिसाइड कर सकती है, तो राज्यों को भी सोशल रिफॉर्म करने का यहाँ पर राइट दिया गया है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है महोदय। ठीक है, कि धार्मिक निकाय लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जबरन धर्म परिवर्तन क्या है, वो इलीगल है और उसको हम नहीं करा सकते। तो फोर्थ यहाँ पर आप एलिमिनेट कर दो, 1, 2 और 3 जो होगा वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत यहाँ पर शामिल होता है।
ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसी में देखो आर्टिकल 25 में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, आपको मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन वही है भी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है, ध्यान समझना, आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है वो हिंदू शब्द क्या क्या डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 25 में इस बात को डिफाइन किया गया कि हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं है, यहां पर आपके बौद्ध भी शामिल होंगे, यहां पर आपके जैन भी शामिल होंगे, और यहां पर आपके सिख भी शामिल होंगे। ठीक है, तो यहां पर तीन जो अलग अलग पंथ है, धर्म है, जिनको जो भी आप यहां पे कहो, बौद्ध, जैन और सिख, इन तीनों को भी इस हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पारसी जो ऑप्शन में था वो यहाँ पर शामिल नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा कि आर्टिकल 25 में हिंदू के अंतर्गत तीन शब्दों को डिफाइन किया गया। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम है। मैं बार बार कहता हूं कि मैच द कॉलम आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और एस्पिरेंट के लिए सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे भाई, क्या कह रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है आप। ठीक है, कौन सी बातें यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बतानी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 23, ठीक, अभी हमने आर्टिकल 23 और 24 दोनों डिस्कस किया। 24 हमने क्या डिस्कस 23 हमने क्या डिस्कस किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्कार श्रम, ठीक है, बॉन्डेड लेबर, ये क्या होंगे, ये आपके निषेध होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 23 इस बात को डिफाइन कर देता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि भाई कारखानों में बालकों का नियोजन क्या होगा, प्रतिषेध होगा, रोकेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो आर्टिकल 24 भी सही दिया गया है यहाँ पर। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अभी हमने यहाँ पर देखा कि आर्टिकल 25 जो था वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसका वहां पर अधिकार दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अब उसके बाद आर्टिकल देखो, आर्टिकल नंबर 29 क्या कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए बात को समझना कि अगर मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, ठीक है, बहुत मैं आपको क्लियर बताऊं यहाँ पर, तो आर्टिकल 29 जो है, ठीक है, वो ये बात नहीं कहता। आर्टिकल 29 क्या कहता है, वो कहता है कि धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 29 के अंतर्गत दिया गया है। जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना होती है ना दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, ध्यान समझना। अच्छा, आर्टिकल 29 और 30 में अगर आप ध्यान दोगे तो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, इस शब्द को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना कि माइनॉरिटी शब्द कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 30 में बात क्लियर की जाती है कि माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, भाषाई और धार्मिक, दो प्रकार के माइनॉरिटी की बात होती है यहाँ पर। मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होगी और यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी भी होगी। इन दोनों को हम आर्टिकल 30 के अंतर्गत शामिल करते हैं और दोनों ही प्रकार के माइनॉरिटीज को, दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को अपने अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है। अब भाई असली प्रश्न यहाँ पर ये उठा कि आर्टिकल 29 क्या कहेगा। आर्टिकल 29 बहुत चीजें डिफाइन करता है। आर्टिकल 29 में एक बात और समझना, ये केवल माइनॉरिटीज की बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29 को बहुत ही एग्जैक्टली डिफाइन किया और उसने ये कहा कि यहाँ पर केवल अल्पसंख्यक वर्गों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है। मतलब चाहे आप अल्पसंख्यक हो चाहे आप बहुसंख्यक हो, यहाँ पर एक तरीके से पूरे नागरिक की बात की जा रही है और ये बात कहा जा रहा है कि हर नागरिक को अपने सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि उनके जो हित होंगे उनका संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 29 भी बहुत क्लियर तौर पर समझना आप लोग क्या कह रहा है। आर्टिकल 30 भी क्या कह रहा है समझना। आर्टिकल 30 में दो प्रकार की माइनॉरिटीज की बात है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। और आर्टिकल 29 क्या कहता है, वो कहता है केवल अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक की बात भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, डी वाला विकल्प यहाँ पर गलत था। आई होप की बात आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि कौन सा कॉलम, कौन सा मैच द कॉलम में गलत है। ठीक है भाई, देखो भाई आर्टिकल 23 हमको पता था, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम की बात करता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपने ये भी डिस्कस किया हुआ है। अब देखो आर्टिकल 31 को डिफाइन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अरे भाई ये तो आर्टिकल नंबर 30 था, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 31 क्या था, हमने कल की क्लास में सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस किया था कि देखो भाई हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी उसको हटा करके 6 कर दिया गया। तो जिसको हटाया गया वो आर्टिकल नंबर 31 था, जो था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसको आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत ले गया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 31 तो ये है ही नहीं, ये बात तो बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 31 वाला ये जो स्टेटमेंट था ये पूरा गलत था, इसको आप लोग काट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन है, स्टेटमेंट है
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। मैंने अभी वही डिफाइन किया, मैंने क्या कहा कि माइनॉरिटी शब्द डिफाइन नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी। हाँ, माइनॉरिटीज के दो प्रकार बताए गए हैं और रीजन में उसी बात को एक्सप्लेन कर। रीजन क्या कह रहा है कि संविधान केवल लिंग्विस्टिक और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की बात यहां पर करता है। ठीक है, अब देखो असर्शन भी यहां पर सही है, स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, रीजन भी यहां पर सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को नहीं डिफाइन किया गया है, ये रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़कर कैसे पता चला? नहीं पता चल रहा है। ठीक है, रीजन स्टेटमेंट अपने में एक अलग स्टेटमेंट है, अपने में एक अलग फैक्ट है जो कि सही है, बट उसका असर्शन वाले स्टेटमेंट से किसी प्रकार का एक्सप्लेनेटरी रिलेशन यहाँ पर नहीं है, व्याख्यात्मक संबंध यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको व्याख्या नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट सही थे बट इसकी व्याख्या यहाँ पर क्या थी, वो नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी विकल्प यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, उनको भी देखो। कह रहा है फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है? ठीक है, कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हमारे देश के अंतर्गत? तो बहुत सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होते हैं। और आपको पता है कि इसी वजह से जो आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल नंबर 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि संविधान की हृदय और आत्मा है। ठीक है, संविधान ही क्या है? संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये बात डिफाइन करता है कि अगर फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हो रहा है तो आप या तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत चले जाओ, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान से एक बात और समझना, अभी हम डिस्कस करते हैं आगे चीजों को, तब आपको मैं क्लियर थोड़ा डिफाइन करता हूँ चीज को। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है? अभी डिस्कस किया था, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ो, क्यों इतना बहुत लोड लेना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहले तो नहीं शब्द को मार कर लो। अब देखो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बात पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि के.एम. मुंशी संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के सदस्य थे। यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात होती है। आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर जी के अलावा 6 और मेंबर थे। ठीक है, अंबेडकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, इनके अलावा 6 और मेंबर थे। और उन 6 मेंबर्स के जो नाम थे उनमें अगर आप ध्यान दोगे एक जनरल कॉन्सेप्ट बनकर के आता है। मैं बहुत सोचा, मैंने लगा अभी ये बात कि लगभग सभी के नामों में भगवान का नाम कहीं ना कहीं पर शामिल है। जैसे कि आप देखो उसमें कृष्णामचारी जी एक करके हैं, और एक और कोई कृष्ण के नाम से व्यक्ति है वहां पर। ठीक है, उसमें आप ध्यान दोगे मोहम्मद नाम से भी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो लगभग सारे नाम भगवान से मैच करते हैं। तो अंबेडकर जी के अलावा 6 सदस्य यहाँ पर, जिसमें के.एम. मुंशी जी भी यहाँ पर शामिल है। तो ये तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान द्वारा स्वीकार किया गया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा स्वीकार किया गया। अरे भाई सही है, कौन स्वीकार कर रहा है? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को सब लोग साइन करते हैं, बहुत क्लियर सी बात है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि बलवंत राय मेहता, मेहता कमेटी आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, 2 लोग मेहता थे, एक बलवंत राय मेहता थे और एक इनके जस्ट 20 साल बाद इनके बेटे आते हैं अशोक मेहता। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, दो आप लोग ध्यान रखना। बहुत से बड़े, तो बहुत से बलवंत राय मेहता पहले आएंगे। तो बलवंत राय मेहता 1957 में उन्होंने क्या किया था कि पंचायती राज को लेकर के अपनी एक यहाँ पर संस्कृति प्रस्तुत की थी। ठीक है, डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। तब से हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, यही राष्ट्रपति थोड़े भाई, ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का संरक्षक मानते हैं। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर समझना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत शामिल होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत क्या शामिल होता है? फंडामेंटल राइट। ध्यान समझना, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, मैं यही डिफाइन कर रहा था आप लोगों को, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर केस देख सकती है। जबकि अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं तो जबकि आर्टिकल 226, ठीक है, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास क्या पावर है पता है आपको? हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। वो फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य राइट्स के वायलेशन पर भी क्या कर सकती है? केस देख सकती है। तो आर्टिकल 32 और अगर 226 में आप कंपेरिजन करोगे ना, तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर दिखता है आप लोगों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये दोनों किसके संदर्भ में? फंडामेंटल राइट तो यहाँ पर शामिल होता ही होता है। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? अभी डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32, वो क्या है? वो आपका क्या है यहाँ पर कि
डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन दो गया ना आप लोग का, 41 क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर कह रहा है, 42 भी वही क्वेश्चन है क्या, 42 अभी हमने देख लिया था। ठीक है, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 43 क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को, ठीक है, अब प्रलेख की हिंदी इंग्लिश क्या होती है मुझे नहीं पता, सोचो ही मत, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। किस एक चीज को किसी व्यक्ति के फ्रीडम का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। चार चीजें दिया गया, ठीक है, और ये चारों चीजें क्या है पता है आप लोगों को, ये रिट है। ये क्या होते हैं, रिट। अच्छा, रिट को हिंदी में प्रलेख कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं रिट पर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, बेसिक डिस्कशन, ताकि आप लोगों को रिट समझ में आए कि होता क्या है। रिट को अगर मैं जनरल भाषा में बताऊं तो रिट को हम लोग कहते हैं कि न्याय का झरना कहा जाता है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो रिट है उसको हम लोग कहते हैं हेबियस कार्पस। जनरली ये सारे शब्द लैटिन भाषा में, तो आपको लैटिन भाषा वाले शब्द भी याद करने पड़ेंगे, हिंदी भी उसका एक बार देखना पड़ेगा, और इंग्लिश वाले शब्द तो आप लोगों को देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला होता है हेबियस कार्पस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है अनलॉफुली, तो उसको जल्द से जल्द यहाँ पे क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए कोर्ट के सामने। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कि बंदी को प्रत्यक्ष यहाँ पर लेकर के आओ। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या हो गया आप लोगों का, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसकी इंग्लिश मीनिंग ये होती है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, यहाँ पर लेकर के आओ। इसको हम लैटिन भाषा में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ध्यान से समझना, कई बार आप लोगों से केवल लैटिन भाषा का शब्द लिख करके आएगा। ठीक है, ऐसे लिख करके आएगा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखेगा ही नहीं, ऐसे लिखेगा हेबियस, ठीक है, और कार्पस। आप कहोगे सर हमने तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याद किया हुआ था, ये टर्म कहाँ से आ गया, तो याद सब कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, उसके बाद एक होता है इसको हम कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है परमादेश। ध्यान समझना, परमादेश, ये जो मैंडेमस होता है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, इसमें किसी पब्लिक अथॉरिटी को जो कि ड्यूटी पर होता है उसको कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। ठीक है, परमादेश यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, कि आप ये काम करिए, तो मैंडेमस क्या हो गया, परमादेश हो गया। और देखो भाई क्या होता है, इसके बाद आप लोग कहते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, कि आपने किस अधिकार से ये पोस्ट पर आप बैठे हुए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी ऑफिशियल पोस्ट पर बैठा हुआ है, उसको वैकेंट नहीं कर रहा है, तो उससे अधिकार परीक्षा के अंतर्गत कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है, किस पावर के अंतर्गत किया है, ये आप कोर्ट में प्रस्तुत करो, बताओ। ठीक है, तो क्यू वारंटो का मतलब हो गया अधिकार परीक्षा। इसके अलावा एक होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोविजन, इसका मतलब होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि आप, जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को कोई केस देखने से या फिर प्रोसीडिंग करने से रोक सकती है, इसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रतिषेध कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों का एक होता है टू बी सर्टिफाइड, या फिर उत्प्रेषण कहा जाता है उसको, उसको हम लैटिन भाषा में सर्टियोरिटी कहते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा बनता है। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट क्या होती है, किसी मैटर में या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर में जब इंटरफेयर करती है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड मतलब उत्प्रेषण, कि आप इस केस को अपने पास मत रखो, इस केस को भेज दो हमारे पास, अपर कोर्ट को भेज दो, वो उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट हैं। 5 प्रकार के रिट को आपको लैटिन भाषा में, इंग्लिश भाषा में दो तो पढ़ना ही चाहिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाले भाषा में भी एक बार देख लेना। ठीक है, क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हेबियस कार्पस आप लोगों का पहला था, इसको हम लोग कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। सेकंड है मैंडेमस, जिसको हम लोग कहते हैं परमादेश। ठीक है, वी कमांड यहाँ पर होता है। थर्ड होता है क्यू वारंटो, इसको हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। चौथा होता है आप लोगों का प्रोहिबिशन या फिर प्रतिषेध। और पांचवा होता है आप लोगों का सर्टियोरिटी, या फिर टू हैव सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, इसको हम कहते हैं उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं। और इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसका मतलब ये होता है कि आप अगर किसी अनलॉफुली किसी व्यक्ति को डिटेन करके आपने रखा हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महानतम रक्षक कौन हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर हो गया, हेबियस कार्पस यहाँ पर हो गया। तो इसका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकती है, तो वही बात है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी करेगा, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जारी करेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखो यही मैं कह रहा था, देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, यहाँ पर लिखा गया ना, इंग्लिश में लिखा गया। अब आप इसको करके दिखाओ। सर इसका हिंदी मैंने पढ़ा था, अंग्रेजी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, भाग नहीं सकते हो आप लोग। ठीक है, इंग्लिश आप भाग नहीं सकते हो। परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध,
प्रतिषेध को यहाँ पे कह रहा है टू बी सर्टिफाइड, ये भाई गलत है। प्रतिषेध का मतलब हो गया प्रोहिबिशन, ठीक है। और टू बी सर्टिफाइड क्या होता है, जो 5 मैंने आप लोगों को बताया था, सल्टियोरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ थी, उत्प्रेषण इसको हिंदी में कहते हैं, उसकी बात ये करता है। और अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो बाई वाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी के थ्रू, किस पावर के थ्रू ये काम किया है, ये बात प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के रिट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिट, ठीक है। और ये 5 मैंने आपको रिट बता दिया। मैंने आपसे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट बाकी राइट्स के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो हाई कोर्ट की पावर यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाएगा? उस रिट याचिका को क्या कहा जाएगा? ये हम आपको ये आदेश दे रहे हैं कि आप ये काम करो, क्या हो गया? परमादेश। भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, परमादेश ही हुआ। परमादेश का मतलब क्या होता है? मैंडमस, ठीक है, ध्यान समझना, मैंडमस। तो इसका आंसर क्या हो गया? मैंडमस। यहाँ पर आप लोगों का इसका बहुत ही इजीली आंसर हो गया, ठीक है। तो रिट बहुत इजी, अगर आप एक बार देख लोगे तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन बचे हैं ना, जो क्वेश्चन नए हैं, मैं केवल उन क्वेश्चन को आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो हमने अभी तक लगभग डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। जो बचा हुआ क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर और डिस्कस कर देता हूँ। देखो भाई, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, बुनियादी ढांचा सिद्धांत जो है, वो किस केस के अंतर्गत इसको लेकर के आया था, ठीक है। 4 विकल्प दिया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, ठीक है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973 का केस था। और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, केशवानंद भारती केस के अंतर्गत, केशवानंद जी जो थे ना, वो एक किसी मठ के मठाधीश थे, ठीक है। तो उनसे उनकी जमीन को शायद किसी ने सरकार ने लीगल या इलीगल वे में ले लिया था, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने केस लड़ा था केशवानंद जी ने, ठीक है। बहुत ही फेमस केस रहा ये, और भारतीय इतिहास में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया हमारे संविधान के अंतर्गत, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर ही है जो कि संविधान के मूल ढांचे को बना करके आज तक रख पाया, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस के अंतर्गत क्या किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर के आया गया था, ठीक है। 1973 का केस था, इंपॉर्टेंट केस था, एक बार आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो भाई, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल 31 के अंतर्गत पहले ये फंडामेंटल राइट था, तो अभी तो नहीं है फंडामेंटल राइट, मतलब पहला विकल्प तो यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड कह रहा है एक नैसर्गिक अधिकार है। थर्ड कह रहा है एक वैधानिक अधिकार है, मतलब स्टेचुरी राइट है। और चौथा कह रहा है कि आप लोगों का एक लीगल राइट है। अब देखो भाई, मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल 300A के अंतर्गत ये कहा गया है कि स्टेट किसी भी प्रकार से बिना लॉ के किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकती है, ले नहीं सकती है, अधिग्रहण नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका कानूनी अधिकार भी हुआ और ये आपका स्टेचुरी राइट भी हुआ, दोनों लगभग लगभग सेम ही होते हैं, मीनिंग दोनों की लगभग सेम होती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सी और डी विकल्प यहाँ पर दोनों सही होगा, मतलब ये क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ गलत था, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसके द्वारा संपत्ति के फंडामेंटल राइट का लोप किया गया? मैंने आपसे क्या कहा कि 1978 में अमेंडमेंट किया गया था, मतलब 44th अमेंडमेंट रहा होगा वो, ठीक है। तो 44 मतलब 44वां संशोधन जो था, उसमें हमने क्या किया था कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करके आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त 6 फंडामेंटल राइट में से नहीं है? कौन 6 फंडामेंटल राइट में से नहीं है? तो विरोध करने का अधिकार फंडामेंटल राइट आपका नहीं है, आपका हड़ताल करने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सारी बातें आर्टिकल 19 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बात बहुत क्लियर जानना आप लोग, ठीक है। अब देखो भाई, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा कि 15, 16, 19, 29 और 30 याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 का सीधे डबल 30, ठीक है। अब 15 के एक बाद और 30 से एक पहले, मतलब 16 और 29, इन दोनों को ले लो, और इन दोनों के बीच में जब जो लगभग पड़ता है एग्जैक्टली, लगभग बीच में नहीं पड़ता, बट 19 वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान रखो कि 19 वाला पॉइंट क्या है। ये अधिकार ऐसे अधिकार है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया, ठीक है। तो 15, 16, 29, 30 हो गया, और बीच में आप लोगों का 19 हो गया, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार ऐसे याद रखना कि ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकार है। इनके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट बचते हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो इसको आप लोग बहुत ही इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो भाई, क्या है, कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त होगा भाई? देखो, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, सही बात है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि विधि के समान सब लोग समान है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है भाई, सबको दे दिया जाएगा लगभग लगभग, देखते हैं क्या कह रहे हैं और अभी, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार,
आर्टिकल 19 की बात कर दिया। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल की बात कर दिया आप लोगों का 29 29, ठीक है। अब समझना, कह रहे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं भाई, आर्टिकल 16 में आप लोगों का आ जाएगा, तो ये आप लोग का यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों का शामिल नहीं है। देखो मैंने क्या कहा कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों के, सभी लोगों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो देखो 16, 19, 29 इसको आप एलिमिनेट कर दो, बचा ए, तो ए आपका क्या होगा, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। विधि के समान संरक्षण सभी व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में दिए गए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, बॉन्डेड लेबर पर ही क्वेश्चन है ये, कि द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट जो आया था वो किस ईयर में लेकर के आया गया, ठीक है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, ठीक है, 1976 ये जो ईयर है, इसमें हमने क्या किया था कि बंधुआ मजदूरी को उन्मूलन करने के लिए हमने ये अधिनियम यहाँ पे पारित किया था। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके बाद एक जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहा है, मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है, तो एक बार उस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। 40 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो राइट होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में पढ़े आपने तो गलत करके आओगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आप लोगों से कि अधिकार और राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है आप लोगों का कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, ठीक है। तो अधिकार वास्तव में क्या है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। सब लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से और है, क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट में तो कुछ अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास अधिकार हैं जो कि संविधान के पार्ट 3 के बाहर दिए गए हैं, ठीक है। संविधान के पार्ट 3 के बाहर भी कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A आपका एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आपका एक अधिकार है जो कि पार्ट 3 के बाहर है। तो पार्ट 3 के बाहर ऐसे और कौन कौन से राइट नागरिकों को दिए गए हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में और बताना, ठीक है, सोच करके बताना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जो मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा दिखा करके, वो लोग क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपने आर्टिकल 20, 21, 22 इनके संदर्भ में कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे जो कि आपको इससे पहले नहीं पता थे, ठीक है, या फिर आप लोगों को कंफ्यूजन रहती थी। तो इस क्लासेस के थ्रू नोट्स बना लेना, पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग फंडामेंटल राइट के आगे बढ़ेंगे हम लोग, और बाकी क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में।